नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रासकला मंच में। और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर एंड डायरेक्टर मिस्टर बीवी रमन्ना रेड्डी, जो कि एनआईटी कुरुक्षेत्र के डायरेक्टर हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप रासकला मंच के 11वें चलो थिएटर में आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस 11th एडिशन ऑफ चलो थिएटर। जी सर, ये एक क्रिएटिव पाथ है जो कि कॉलेज से कोलैब करके बनाया गया है। पाईटेक कॉलेज है, यूथ का कॉलेज है जी। और आज की जनरेशन को जिस तरीके से डिप्रेशन और हेजिटेशन से निकालने के लिए ये क्रिएटिविटी, ये थिएटर जो प्लेटफॉर्म है, इसको कोलैबोरेट किया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और इसके माध्यम से मुझे बहुत कुछ कहना है। आपको लेके चलता हूँ हमारे वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, जो कि हम जानते हैं तक्षशिला और नालंदा के रूप में। तक्षशिला हमारा पाकिस्तान में स्थित था और नालंदा जो है बिहार में स्थित है जी। और अगर आप तक्षशिला और नालंदा की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देखोगे तो खूबी उसमें ये है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो नेचर के साथ जोड़ के हुआ करता था जी। और म्यूज़िक और डांस के जरिए ही सारी विद्या का अध्ययन और आकलन किया जाता था। हम कहते हैं 64 क्लास की बात करते हैं। अगर 64 क्लास में देखें तो सारे जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस ही हैं, यानी हम थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस पे विश्वास करते थे और उसी के माध्यम से हम लर्निंग को अच्छी तरह से दे पाते थे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप देखें तक्षशिला का, जो भी वहाँ से छात्र अपनी पूरी कार्यकाल में, टाइम में जो भी पढ़ाई करता था, वो गुरु उसकी आकलन करता था। जब तक वो बच्चा उनके अनुरूप लायक नहीं बनता, तब तक उस बच्चे को सोसाइटी में, यानी फिर से जनमानस में उसको सम्मिलित नहीं करता था। दीक्षांत तब होता था जब बच्चा का वो रूप देखा जाता है, इसको बोलते हैं एडेप्टेबल टू एनी सिचुएशंस। एडेप्टेबिलिटी वाज द बेस फॉर ऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो इसीलिए वर्ल्ड पॉपुलर हुआ क्योंकि जैसे अभी आप कह रहे थे कि मानसिक तनाव है, ये है, वो है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है। तो हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम अगर पढ़ाई की बात करें, या तो फिर इंजीनियर बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, या लॉयर बनेगा, या मैनेजमेंट गुरु बनेगा। इसके अलावा कुछ और भी हैं, लेकिन जो चीज़ हमें इम्पोर्टेंस देनी थी, जैसे आर्ट्स फॉर्म्स की बात हो रही है, इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स में और टीचर्स में ये भावना है कि ये टाइम वेस्ट का काम है। तो कहीं ना कहीं हम ये भूलते हैं कि मानसिक विकास यानी ह्यूमन इंजीनियरिंग के कंप्लीट नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं है। और जब हम इसके माध्यम से सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर इस यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आर्ट फॉर्म्स को बढ़ावा देना चाहिए। क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो बज़वर्ड्स थे हमारे एजुकेशन सिस्टम का, वो कहीं खो गए हैं इस सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वापस लेने का भी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करता है। तो चलो थिएटर एक वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं, जहां बच्चों की मनोविकास के साथ साथ उनके अंदर की जो हिडन टैलेंट जो बोलते हैं, जो म्यूज़िक में है, जो डांस में है, या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में है, या थिएटर में है, तो हर इंसान में रंगमंच पे अपने आप को उभारने का, निखारने का भी एक तरीका है। और जब आप टेक्नोलॉजी पढ़ाओगे, जब तक वो मनोल्लास नहीं होगा, मनोल्लास तब होगा जब वो उसके माहौल में वो ये चीज़ें हो, आर्ट एंड आर्ट फॉर्म्स हो, तब जाके ये बात बनती है। तो मैं पाइट को इस बात के लिए सलाम करता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ वो रंगमंच का भी और आर्ट फॉर्म्स का भी, डांस और म्यूजिक का भी इतना बढ़ावा दे रहे हैं। शायद मैंने कोई ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा है जो कि हर चीज़ में इतनी रुचि रखता है। 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव है
और हम कल्चर्स की बात करते हैं, तो इंडिया में अगर आप कल्चरल की बात करें, हम ये विश्वास लेके चलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास इतने कल्चर्स हैं, इतनी भाषाएं, इतनी विविधताएं हैं, तो सबको जोड़ने का, इसमें विविधताओं का भी एक अच्छा ये है कि हम एक दूसरे की कल्चर्स को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे इंसान को समझें। यही वसुदैव कुटुंबकम की बात होती है कि हर मनुष्य, हर प्राणी, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, पेड़ पौधे हों, सब एक साथ जीवन करेंगे, कोरोना जैसे चीज़ों को हम मात दे सकते हैं। सर, अडेप्ट करने की आपने बात की, एंड क्रिएटिव चीज़ को हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के तौर पे रखा जाता है जी। और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी और एक्स्ट्रा जो लैंग्वेजेस होती है जैसे फ्रेंच है। मैं आपके प्रश्न को समझ लिया, अगर आप उचित समझे तो मैं उसको जवाब जी दूँ। सर जी। देखिए, पशु पक्षी और जितने भी जीवन शैली है, जीवन है, नेचर में अगर आपको पनपना है, अगर आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो एडाप्टेबिलिटी से बढ़ के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जब तक आप अडेप्ट नहीं होंगे, डायनासोर्स क्यों मर गए, या ऐसे ही बहुत सारे स्पीशीज़ क्यों मर गए, वो अडेप्ट नहीं कर पाया। तो इंसान भी ऐसे सोसाइटी में अडेप्ट नहीं कर पा रहा था जब कोरोना का काल था, तो बहुत सारे डेथ्स हुए हैं, ये सब हुआ है। तो मेरा मानना है कि क्षमताएं, अगर आप दीक्षांत किसी बच्चे को देना है तो ये देखिए क्या वो अडेप्ट कर सकता है सोसाइटी में, क्या वो यूज़फुल सोसाइटी के लिए लायक बच्चा पैदा कर रहे हैं या नहीं, तब तक हमें दीक्षांत नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक अब क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात की, अगर मूल लर्निंग की बात करें, वो तो क्रिएटिव और इनोवेटिव होगा तभी तो आएगा। इतने अजूबे हैं, इतने अचंभे चीज़ हैं नेचर के साथ साथ, वो अनरावल करता है ट्रूथ्स को, और जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो नेचर के साथ वो ज़बरदस्त होता है। आज के डेट में अमेरिका में मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि प्लेट में खाना कैसे आ रहा है बच्चों को नहीं पता। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी प्रोग्रेस, और हम अपने रूट्स को भूलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही ये गड़बड़ चल रहा है। और आपने पूछा एक सवाल कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर क्यों है। ये मानो कि इतनी अच्छी बुद्धि है हमारे अंदर, बुद्धिजीवी लोग हैं हम लोग, हम धीरे धीरे उस विषय के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जिसको हम बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड, और बाकी ह्यूमन इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग को बैकसीट कर दिया। यही चीज़ विषय जो आप बात करें वो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में चले गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने बच्चों के माइंड में ये डाल दिया कि बच्चे ये मेन क्रेडिट्स है, इसके ऊपर ध्यान दो और इस पे ध्यान मत देना, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी चीज़ें को लेके आ रहा है। वो कह रहा है कि स्ट्रेट जैकेटिंग मत करो, यानी डोंट गिव देम ओनली फ्यू सब्जेक्ट्स टू बी ऑफर्ड, गिव देम अ बास्केट ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें को करिकुलर सब्जेक्ट्स को भी मेन स्ट्रीमिंग कर दिया गया है। मैं आईपी यूनिवर्सिटी में भी कार्यरत था, तो हमने ये विषय जो अभी मैं कह रहा हूँ ये सारा मेन स्ट्रीमिंग कर दिया। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी। अब हम NIT कुरुक्षेत्र में भी इन चीज़ों को वापस लेके आएंगे। बल्कि अगर आपको पता होगा, आज का जो करंट एजुकेशन सिस्टम को हम बोलते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन मॉडल, और मैं कुरुक्षेत्र में सबसे पहले बार वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मॉडल को लागू करूंगा। केवल हम विषय को समझाने से नहीं चलेगा, विषय के साथ साथ वो इंसान के लिए कैसे काम आता है, और इंसान के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का तरीका, प्रक्रिया जो होती है, उसको पढ़ाने की शैली जो है वो चेंज हो जाता है। और दूसरी बात, उसमें वैल्यूज़ को एम्बेड किया जाता है हर सब्जेक्ट के साथ साथ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हम एक चीज़ उसमें डालने वाले हैं कि देखिए भैया, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पैसा बन रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, क्या हमारे इंडियन नेशनल नॉलेज सिस्टम में कुछ विषय इसके साथ जोड़ सकते हैं, या ऐसी कोई विषय है जो हम लोगों ने पहले से ही कर रखा है, लेकिन हमारी संस्कृत के माध्यम से वो पढ़ाई होती थी, अब संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं आप लैंग्वेजेस की भी बात करते हैं, तो मेरा मानना है कि एक हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए संस्कृत, फिर हमारा दूसरी भाषा जो लोकल भाषा है, जैसे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कोई भी हो, वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। तीसरा, टेक्नोलॉजी आज के डेट में हमारी भारतीय भाषाओं में अनुवाद
पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी को भी हमें साथ ले जाना पड़ेगा। अदरवाइज जो जितनी भी हमने फ़ायदे उठाए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से लास्ट 50-60 साल में, वो नहीं देना चाहिए। मेरा बैलेंस चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मेरे हाथ में दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, मुँह में भी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसको बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसको मैं पूरी तरह से लागू करूँगा। और इसके साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मॉडल को भी इसमें लाऊंगा, जिसमें जैसे मैंने कहा, अगर मैं कुरुक्षेत्र को तक्षशिला में तब्दील करनी है तो मुझे सब चीज़ को मेन स्ट्रीम करना ही पड़ेगा। तो जो भी अब आज के डेट में what you call as co-curricular or extracurricular activities, they will all be there in the mainstreaming. क्या क्या हो सकता है? NSS, NCC, yoga, sports, yes, languages, you name it, and they are there in the syllabus of NIT Kurukshetra. आने वाले सत्र से जो 1/7/2022 से शुरू होगा, वो वाला सिलेबस मैं पूरे देश को दूंगा। उसका मॉड्यूलर चीज़ें बनाएंगे और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, NITs है, IITs है, हम कहेंगे कि आप आकलन करिए, इस पे डिबेट करिए। और ये मेरी मानना नहीं है, पूरे देश में ये मानना है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना दूर चले गए हैं कि हम विश्व को इस कागार पर खड़े किए हैं कि अगले दिन पूरा अपने आप को ख़त्म कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम इसको सीरियसली लेना पड़ेगा बात को, और मंथन होनी चाहिए। और मेरा मानना है ये होगा, और आने वाले 20 साल में भारत विश्वगुरु जरूर बनेगा। बिल्कुल सर, आपने जो बताया, आपने यूनिवर्सिटी का पूरा जो आपका जो प्लान है, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे गुरुकुल प्रथा जो हमारी 5000 साल पुरानी जो एजुकेशन थी, आप उसको दोबारा भारतीय संस्कृति जो हमारी कही जाती थी उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं जी, जिसमें कृष्ण की जो जी बातें हैं, भगवत गीता भी इसमें थोड़ी इन्फ्लुएंस रहेगी, श्री राम जी का जो पुरुषोत्तम राम थे जो मर्यादा की, वो बातें भी बच्चों में डाली जाएगी आज के यूथ में। जी, क्या आपका विज़न वही है इसके लिए? सर आप इतना समझिए, अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है जी, या ये मानो कि विश्व को बचाना है, तो ये एजुकेशन सिस्टम जो हमारी थी, परंपरा की भी थी, और जो 5 साल पुराने की बात कर रहे हैं, मैं तो सदियों पुराने की बात करता हूँ। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा थी। गुरु शिष्य परंपरा में अगेन वही बातें आती है जो आप तक्षशिला में देखते हो, वो है कि नेचर के साथ जुड़ के काम करना, गुरु पत्नी के साथ रह के घर के और माहौल वो सारा ठीक करना, और परिवार के साथ जुड़ के रहना, और तालीम साथ साथ लेते रहना। और गुरु के अगर बात करूं तो गुरु को सब कुछ पता है उस बच्चे के बारे में, और वो ये कोशिश करता है कि जब वो बच्चा लायक बनता है तभी वो चीज़ दिया जाता है। तो आज के दिन में तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है, इतना पर्सनल लेवल पे एक बच्चे को टाइम देना मुश्किल काम है। लेकिन गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप है वो इट इज़ नो लेस देन अ फादर एंड चाइल्ड। तो एक घर छोड़ के एक घर में आता है, तो इंस्टीट्यूशंस को भी हमें घर बनाने की योजना बनानी पड़ेगी। मैं गुरु और शिष्य का 1-to-1 नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वो माहौल ज़रूर बनाऊंगा जिससे नेचर के साथ जोड़ के, हमारे पास 300 एकड़ का बहुत भव्य कैंपस है जिसमें 30 to 40% ग्रीनरी है। और ऐसे माहौल में वो वाला जंगल और वो वाला गुरुकुल वाला मॉडल तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन 1-to वो वाली बात नहीं दे पाऊँगा। लेकिन अगर आप देखें, हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर चाकू लाके आप यहाँ काटेंगे वो तो रक्त बहाएगा ही जी। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती है जीवन शैली में, वो चीज़ अगर आपको नहीं बताई जाएगी, जो विकृतियाँ आज की डेट में हम समाज में देख रहे हैं, उन चीज़ों को दोबारा फिर देखने का मौका मिल जाएगा। तो आज इस कागार पे हम आ चुके हैं कि हम अपनी विद्या नीति को दोबारा रिविजिट करना ही पड़ेगा। प्राइमरी एजुकेशन से लेके हमें चीज़ों को बदलना पड़ेगा। मेरे पास 20 साल का योजना है, मैं अगर चाहो तो योजना भी अभी भी बता सकता हूँ। बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे। योजना ये है कि अगर आप हमारी पूरी महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, आपको
गर्भधारण से लेके बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है। जी। ये हम मानते हैं और स्ट्रांगली मैं बिलीव भी करता हूँ। तो अगर एक अच्छा एलिमेंट, यानी हर इंसान में राम और रावण बसे रहते हैं, और भगवत गीता का यही एक संदेश है कि हमारे अंदर की राम को कैसे जगाएं और रावण को कैसे मारें। ये हर दिन चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को अगर हम ये औजार नहीं देंगे, ये वैल्यूज़ नहीं देंगे, तो फिर रावण कैसे मरेगा। जी। पूरा संसार में रावण बसा हुआ है, फैला हुआ है, इतना भयंकर रूप में फैला हुआ है कि हम उसके प्रकोप के अंदर आ चुके हैं। इस माध्यम से अगर हमें किस चीज़ को चेंज करनी है, वो केवल एजुकेशन से ही संभव है, शिक्षा से ही संभव है। इस देश की जो कुनीतियाँ हैं, जो भी हो रहे हैं, सबको ख़त्म करने का एक ब्रह्मास्त्र है, वो है एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन जब देते वक्त हम ये इसको सोचना चाहिए, क्या हम केवल टेक्नोलॉजी पढ़ाने में ही विश्वास रखेंगे, या फिर हम विषय वस्तुओं के बारे में ही पढ़ाएंगे, या इंसान के बारे में भी पढ़ाएंगे। अगर तक्षशिला उस उच्च कोटि का यूनिवर्सिटी इसलिए बना क्योंकि वो इंसान के बारे में पहले बात करता था। क्या हमारी विद्या नीति में ये बात नहीं है? अगर आप देखें तो 3 बिंदुओं पे हमारी विद्या नीति टिकी हुई है। पहला, आपको एक इंसान बनाना है। इंसान कैसे बनाओगे? जब तक आपको अच्छे विचार उसके अंदर नहीं डालोगे, मॉरल्स अंदर नहीं डालोगे, फिजिक उसका तंदुरुस्त नहीं कराओगे, एक फैमिली के माहौल में नहीं रहेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रहेगा, भगवान और भगवान का रूप। और देखो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये है कि अगर हम ये बिलीव करें कोई नेचुरल फोर्स है जो हमें हेल्प कर रहा है, तो हमारी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो मैं राम को मानो, अल्लाह को मानो, क्राइस्ट को मानो, किसी को भी मानो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क इतना पड़ना है कि वो चारों है ही नहीं। है क्या? मेरे अंदर जो पावर है वही है भगवान। तो वो पावर को लाने के लिए अंदर से वो बात नहीं आ रही है तो बाहर से लाने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ हमारे उस माध्यम से सिखाया भी गया है। तो मेरा मानना है कि मानसिक विकास क्या होता है? फिजिकल फिटनेस, योगा, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, इनके माध्यम से आप फिजिकल फिटनेस लेके आ सकते हैं। विषय वस्तु की बातें हम करते हैं, इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं, बढ़ाइए। इसको बोलते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट। इसके ऊपर है इमोशनल क्वोशंट, जिसकी क्षति है आज की एजुकेशन सिस्टम में। क्यों है क्षति? क्योंकि अब उस विषय पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब अंग्रेज पढ़ाएगा फिर हम उसके पीछे पढ़ेंगे। लेकिन ये इमोशनल इंटेलिजेंस कोई दुनिया पढ़ा सकती है? हमें नहीं पढ़ा सकती। जिसके पास परिवार और परिवार का जो तरीका ही नहीं है, वो क्या इमोशनल इंटेलिजेंस मुझे पढ़ाएगा? लेकिन विडंबना ये है कि हम वेस्ट को वाइल्डली फॉलो करते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो सही है। हमारा सनातन धर्म जो बोलता है, हमें जो इंटेलिजेंस हमें दिया गया है उसके ऊपर हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं विनाश की तरफ सोच है। तो अगर देश को बचाना है, विश्व को बचाना है, तो ये वाली जो हमारी परंपराएं हैं उसको पुनः स्थापित करना पड़ेगा प्राइमरी एजुकेशन से। मैंने कहा वूम से एजुकेशन, जैसे अभिमन्यु का जो एजुकेशन हुआ वहाँ से शुरू होती है। तो घर का माहौल अच्छा हो, पेट में अच्छा माहौल में बच्चा पैदा हो, इसका मतलब मदर भी हैप्पी रहेगी तभी तो बच्चा हैप्पी रहेगा। ये साइंस है, इसमें तो कोई दूसरा कोई बताने की वजह से रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ये माहौल जब तक नहीं होगा तो अच्छे बच्चे कैसे पैदा होंगे? जब तक अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे मैं उसको तालीम अच्छी तरह से क्या दूंगा? तो वहाँ से मेरी एजुकेशन पॉलिसी शुरू होती है। और मेरा स्ट्रांगली मानना है, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, मैं 3 चीज़ें मुफ्त में देना चाहता हूँ: एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन। कब तक दूंगा? 18 साल तक। किसको दूंगा? जनमानस को दूंगा। कोई बच्चा ना छूटे। 100% एनरोलमेंट रेशियो डे 1 में होगा। ये नहीं कि मैं 50 साल बाद एनरोलमेंट रेशियो 50 बनाऊंगा। मूर्ख लोग हैं, ऐसा बोलना भी गलत है, लेकिन ऐसे सोच भी गलत है। आप क्या 50% बच्चों को कैसे छोड़ देंगे 50 साल तक? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी विद्या नीति में जो चीज़ें लानी है, परिवर्तन लाना है, उसमें भी हमें सोचना पड़ेगा। मेरा ये मानना है स्ट्रांगली, अगर ये चीज़ें 3 फ्री कर दूंगा मैं 18 साल में, तो इस देश की जितनी कुनीतियाँ हैं, जो भी तर्क वितर्क जो बातें होती है, सब खत्म हो जाएंगे। रिलीजन ख़त्म हो जाएगा, रीजियंस ख़त्म हो जाएंगे, कल्चर्स अपने अपने डिफरेंसेस ऑफ कल्चर ख़त्म हो जाएगा।
देश एक हो जाएगा, जी, राष्ट्रवाद आएगा और ना हमें रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, ना कोई भिखमंगा होगा, ना कोई दरिद्रता होगी। अब आप ये बोलेंगे, सब लोग बोलते हैं कि इतना पैसा है कहाँ, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही विद्या नीति में से ना। मैंने कहा पैसा क्यों नहीं है, पैसा है, अगर कमी है, इसकी कमी है, अपनी निबद्धता पे कमी है। हर इंसान अपने बच्चे को प्यार करता है, पूरे देश अपने बच्चों से प्यार क्यों नहीं करता, करनी चाहिए। और ये देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए एजुकेशन फॉर ऑल। बोलने में नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। और इसमें अगर आप रेवेन्यू मॉडल्स की बात करें, बड़ा आसान है, 6% ऑफ जीडीपी दे दो मुझे, जो आज के डेट में 1.5% दे रहे हो। 6% जिस दिन दे दोगे, बवाल मचेगा इस देश में। इतना पैसा आप दे सकते हो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप प्राइवेटाइजेशन करो, लेकिन इस हद तक मत करो कि देश का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए। बिल्कुल। दूसरा, फिनेंसेस इंडस्ट्री से आएगा। इंडस्ट्री ने आज तक कभी भी पैसा नहीं लगाया विद्या में, और उसकी जवाबदेही भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, देना पड़ेगा, क्योंकि एंड प्रोडक्ट आपके पास जा रहा है। हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ऑटोमेशन सेक्टर है। आप ऐसे सेक्टर्स जितने जहाँ 80% बच्चे जो है काम कर रहे हैं, 80% जीडीपी बनती है उनकी वजह से, उनको तालीम नहीं दोगे आप, एजुकेशन उनको बेकार बोलोगे। अगर वो बेकार है तो ये 20% भी बेकार है मेरे लिए, क्योंकि इनकी वजह से तो जीडीपी कभी बनती नहीं है। राज हम करते हैं उनकी मेहनत से, और उनको हम महरूम कर रहे हैं एजुकेशन से। इससे बड़ा क्रूएल जोक जो बोलते हैं ना, हो ही नहीं सकता किसी देश का। तो मेरा यह मानना है, पैसा लाओ, इन्वेस्ट करो, एजुकेशन को अपना प्रायोरिटी बनाओ, पॉलिटिकल एजेंडा बनाओ, और जब तक ये नीति नहीं आएगी इस देश में, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ है। आप कुछ भी बात करो, मैं कहता हूँ जीडीपी के आप, व्हाई डोंट यू गो फॉर हैप्पीनेस इंडेक्स। हर देश अभी हैप्पीनेस इंडेक्स पे जा रहे हैं, अब हम फिर भी जीडीपी पे अटके हुए हैं। क्यों? क्यों देश खुश नहीं होना चाहिए, सब लोग खुश नहीं होना चाहिए, सबके पास खाना नहीं होनी चाहिए? क्या नेचर ने सबके साथ ऐसे भेदभाव किया है? नहीं किया, आप कर रहे हो। तो ये पहले प्राथमिकता है आपकी कि 18 साल तक मैं सोशल सिक्योरिटी कार्ड दूंगा, 2 बच्चे का लिमिट कर दूंगा, आप जो चाहते हो वो भी हो जाएगा। क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीधा सीधा सिविल कोड की तो बात कर रहा हूँ। सबको दो, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण करिए पूरी तरह से। बच्चे को उनका हक दीजिए। उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम उनका हक नहीं देंगे, देना ही पड़ेगा। तो ऐसे सोच लेके आगे बढ़ेंगे, 18 साल के बाद ये देश विश्वगुरु बन ही जाएगा। नीति ऐसी होनी चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी पढ़ाइए, ह्यूमन इंजीनियरिंग भी पढ़ाइए, और साथ साथ उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग भी पढ़ाइए। ये वाला माध्यम है, ये है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। पुनर्स्थापित नहीं होगा, हम उस कागार में खड़े हैं जिसको बोलते हैं ना, जिस पेड़ पे बैठे हो उसी को काटने लगे हैं, तो ख़त्म हो जाएंगे हम। जागें या पेरिश हो जाए, चॉइस जो है हमारे देश के लिए भी है, पूरा विश्व के लिए है। आज के डेट में लड़ाई हो रही है, किस बात पे हो रही है? रावण जागा हुआ है, रावण को ख़त्म करना है ना, तभी तो, नहीं तो 100 साल पीछे चला गया यूक्रेन। जी बिल्कुल। फिर बनने में 100 साल लगेंगे। यही करना है हमें, यही प्रोग्रेस है। इज इट द वे फॉरवर्ड? क्यों ईगो क्यों नहीं ख़त्म होता? ये जो लड़ाई झगड़े किस बात के लिए हो रहे हैं? मेनली ईगो के हो रहे हैं ना। यस। तो इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। Yes. चाहे वो यूक्रेन में पढ़ाई हो, या रशिया में पढ़ाई हो, या वेस्ट में पढ़ाई हो, कहीं पे भी पढ़ाई में असमानताएं हैं, क्योंकि हमारा प्रायोरिटीज़ गलत हैं। हम SDG 17 की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। क्या है ये? ग्रीड वर्सेस नीड। आपकी ग्रीड की वजह से 17 SDG 17 बने हैं। 1/3 of the population is not having education. 1/3 of the population is not having food. 1/3 of education is not having shelter. Are they not citizens of this world? They are. Why are you grabbing natural resources for your good? Why are you depleting energies of some other countries? Why don't you give them the right to live, right to education? If you don't do, what kind of democracy are we talking about?
वी आर डूइंग 75th ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। किस बात के महोत्सव मना रहे हैं? महोत्सव तब होता है जब सबके घर में खाना हो, सबके घर में खुशहाली हो, सबके घर में पढ़ाई हो और सब लोग अच्छे नागरिक बने। सब मेरे हिसाब से आज़ादी उस दिन आएगा, तब तक ये आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। जी, थैंक यू सर। ये जो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोली जी, और इसकी बहुत ज़रूरत है हमारे देश में, और हम भी रासकला मंच भी अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने में और आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। हम अपने प्लेटफॉर्म से कर रहे हो सर, आपका प्लेटफॉर्म तो बेस्ट है। मैं तो मानता हूँ कि हम किसी को बचाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो बचेंगे तब हम बचेंगे। जी बिल्कुल। है तो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब कौन किसको बचा रहा है? कल्चर आपको बचा रहा है या आप कल्चर को बचा रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जी, कल्चर को हैंडल नहीं करोगे तो खुद मरोगे। बिल्कुल सर। तो इसलिए दोनों चीज़ चाहिए। जी, तो एक दूसरे का, जिसको बोलते हैं ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अच्छा, आप बोलेंगे पशु पक्षी की जरूरत नहीं है, तो खेती कैसी होगी भाई? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो खाओगे क्या भाई? हैं, आइलैंड में बचोगे? अच्छा कोई बात नहीं, केवल इंसान इंसान रहेंगे, एक दूसरे को खाओगे क्या? तो ये तो बेसिक सोच है। अब इससे आप कितना दूर भागोगे? दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया, मुंबई को गैस चैम्बर बना दिया, आगे जितने डेथ्स हुए वहाँ पे हुए हैं, देखो मज़ा आ रहा है देख के। कोरोना इज हरियाणा में तो कोई मास्क ही नहीं पहनता, दिल्ली में तो मास्क ही मास्क है। क्यों? आपने क्रिएट किया ना। सिटी मतलब ग्रोथ बोला ना आपने, ग्रोथ कहाँ हुआ? ये तो डिग्रेडेशन हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ ना। तो इसलिए जागना जरूरी है, अब नहीं तो कभी नहीं। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा गया। जी, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा, मैं एडवोकेट उस चीज़ का हूँ कि अगर आपको बचना है तो जो चीज़ चाहिए वो लाओ। मैं ये नहीं कहना कि मेरे को वही अच्छी बात है, जो अच्छी बात जहाँ से भी मिले सुधरो, समझो, उसको भारत एजुकेशन नीति में लेके आओ। नहीं तो ना तुम बचोगे, ना बच्चा बचेगा, ना फ्यूचर बचेगा, ना पानी बचेगा, ना कुछ बचेगा। जी, सर्वाइवल इज फॉर द फिटेस्ट। उस टाइम कौन सर्वाइव करेगा? पता नहीं कौन सर्वाइव करेगा। इंसान तो सर्वाइव नहीं करेगा, ये तो पक्का। में भी ज़ॉम्बीज हो जाएंगे। हाँ हाँ, ज़ॉम्बीज बनेंगे किसी दिन अगर ऐसे ही चली तो। जी, ये पक्की बात है। तो हम किसी को बचाने के लिए